हाय व्यूअर, दिस इज़ हमाद हसन अगेन और हम स्क्रीन प्ले राइटिंग की क्लासेस को पढ़ रहे हैं। और व्यूअर्स, हम इम्पोर्टेंट जंक्शन पे हैं इस वक्त और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ये चाह रहे हैं कि हम इसको फोकस करते चले जाएं और देखें कि हम एक कैसे अच्छे स्क्रीन प्ले राइटर बन सकते हैं। व्यूअर्स, इससे पहले कि मैं अपने इम्पोर्टेंट लेक्चर को स्टार्ट करूं, आई वुड रिक्वेस्ट काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल और इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें ज्वाइन करें, क्योंकि व्यूअर जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे हमें सीखने का उतना ही मौका मिलेगा। आपको भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा और हम उसमें से नई चीज़ें निकाल पाएंगे। तो व्यूअर्स, लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। व्यूअर्स, हमने लास्ट एपिसोड में ये देखा था कि प्रेमिस डेवलपमेंट के क्या प्रोसेस होगा और जो प्रेमिस डेवलपमेंट है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्क्रीन प्ले राइटिंग का, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत कम ही पढ़ाया जाता है। इसलिए हमें इसको मास्टर करना ज़रूरी हो जाता है, चूँकि हम बहुत जल्द अपने कंटेम्प्रेरीज या अपने हमअसर या हमारे साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनसे हम बहुत जल्दी बेहतर हो सकते हैं, चूँकि मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि इस पे बहुत ज़्यादा काम नहीं होता। तो व्यूअर्स, प्रेमिस डेवलपमेंट का प्रोसेस है, ये एक रिलायबल प्रोसेस है, यानी कि मोस्ट ऑफ योर स्टोरीज अगर वो उसकी भट्टी में से या उस फर्नेस में से निकल पाएँ, जो कि हम स्टेप्स आपको मैंने पिछले एपिसोड में बताए थे और आज रिपीट भी मैं करूँगा, तो डेफिनेटली हम ये देखेंगे कि ये प्रोसेस ऐसा है कि ये आप रिपीटेडली यूज़ कर सकते हैं और हर दफ़ा ये आपके लिए बेहतर रहेगा। तो व्यूअर, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि ये प्रोसेस जो है, हमें यकीन रखना है कि ये जो प्रोसेस है ये एक रिलायबल प्रोसेस है। इस पर आप डिपेंड कर सकते हैं और इसी से ही आप अपने स्टोरी डेवलपमेंट को लेकर चल सकते हैं व्यूअर्स। और उसके लिए हमने कहा था कि ये 7 स्टेप डेवलपमेंट प्रोसेस है, 7 स्टेप्स डेवलपमेंट प्रोसेस है। ओके व्यूअर्स, इस 7 स्टेप्स तक पहुंचने के लिए या इसमें से अपनी स्टोरी को निकालने के लिए हमें एक फ्रेमवर्क या ग्राउंड वर्क की ज़रूरत पड़ेगी। वो इसलिए ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम ये देख सकें कि हमारी स्टोरी कितनी इस प्रोसेस में से कि हमारी स्टोरी कितनी स्ट्रॉन्ग है कि हम इस प्रोसेस में से उसको निकाल सकें। ये जो 7 स्टेप्स का मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ व्यूअर्स, कहा था कि ये जो हमारा ग्राउंड वर्क होगा ये बेसिकली कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, या एक आर्मेचर है कि जिस पर बैठकर हम इस 7 स्टेप में से गुजर पाएंगे। व्यूअर्स, याद रखें कि ये जो हमारा आर्मेचर है या ये जो हमारा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, ये बेसिकली हमारे इनविजिबल स्ट्रक्चर को आपके विजिबल स्ट्रक्चर में लाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो गोया ये जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है ये बेसिकली ये आपको सपोर्ट करेगा थ्रू दिस 7 स्टेप्स ऑफ प्रेमिस डेवलपमेंट। तो व्यूअर्स, ये पूछा जाता है कि बेसिकली स्टोरी प्रेमिस है क्या। कुछ लोग कहेंगे कि ये लॉग लाइन है, कुछ लोग ये कहेंगे कि इससे आप प्लॉट को फोकस करते हैं, कुछ लोग ये कहेंगे ये थीम है, कुछ राइटर्स ये कहेंगे व्यूअर्स के इसको हम प्रोड्यूसर के लिए पिच करने के लिए जो चीज़ लिखते हैं वो हमारा प्रेमिस है। तो आपको बहुत सारी इसमें डेफिनेशंस मिलेंगी और मैंने आपको पिछले 1-2 एपिसोड्स में बताया था कि बहुत सारे राइटर्स को थीम ही समझते हैं। ओके व्यूअर्स, ये जो सारी डेफिनेशंस हैं ये कंप्लीट नहीं डेफिनेशंस। क्यों कंप्लीट डेफिनेशंस नहीं है व्यूअर्स? इसलिए कंप्लीट डेफिनेशंस नहीं है, इसको स्टोरी डेवलपमेंट का हिस्सा तस्वर ही नहीं किया जाता रहा आज तक। तो व्यूअर्स, इसलिए मैंने कहा कि ये एक प्राइम इम्पोर्टेंस है कि क्यों हम अपनी प्रेमिस के लफ्ज़ को ही अभी तक नहीं समझ पाए या स्टोरी प्रेमिस को ही नहीं समझ आए या प्रेमिस लाइन को ही नहीं समझ पाए, इसलिए कि ये स्टोरी डेवलपमेंट का कभी हिस्सा समझा ही नहीं गया। एनी हाउ व्यूअर्स, अरिस्टोटल से लेकर जर्मन राइटर से लेकर हम लेजस एग्री की जब मॉडर्नाइजेशन की तरफ आए तो हमें मिला कि बेसिकली करैक्टर जब अपने कॉन्फ्लिक्ट से गुज़र के कंक्लूजन पे आता है तो ये मेरा एक प्रेमिस है। ये हमने एग्जाम्पल के साथ भी किया था। ओके व्यूअर्स, जिसको मैंने कहा कि इसको आप 3C लिख सकते हैं। लेकिन
हमने ये कहा था कि बेसिकली ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपको फंक्शनल एक्सप्लेनेशन नहीं बता रही प्रेमिस की, तो लिहाजा मैं इसको इनकम्प्लीट डेफिनेशन कहूँगा। लेकिन ये सबसे करीब डेफिनेशन है जिसको हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा भी था। तो अब अगर इसकी एक वर्किंग डेफिनेशन निकालें तो वो क्या निकलेगी उसकी, हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि प्रेमिस एक मेरा कंटेनर है। दिस इज लाइक ए कंटेनर, और कंटेनर के अंदर आपका जो लिक्विड है दैट इज योर स्टोरी। ओके, अगर ये कंटेनर टूट जाए या इसमें लीकेज हो जाए तो आपका पानी सारा जो है वो बह जाएगा, आपकी स्टोरी बिखर जाएगी, फ्लड आ जाएगा, यू विल बी नोवेयर, आपको कोई ग्राउंड नहीं मिल पाएगी। तो व्यूअर्स, ये जो मेरा कंटेनर है बेसिकली अगेन इट इज़ ए गाइडलाइन, ये राइटिंग प्रोसेस नहीं है, या मैं कह सकता हूँ कि प्रेमिस आपके राइटिंग प्रोसेस को तो सपोर्ट नहीं कर रहा, इट इज़ ओनली फॉर द स्टोरी डेवलपमेंट। और स्टोरी डेवलपमेंट में भी जब आप अपने फिल्म को, ड्रामे को या डॉक्यूमेंट्री वट एवर यू आर राइटिंग, नावल को आप लिख रहे होंगे तो ये बेसिकली आपको गाइडलाइन देगा। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा जब ट्रेन आ रही होती है और फाटक बंद होता है और रेड लाइट होती है तो हमें ये ख़तरा होता है, हम रुक जाते हैं इसलिए कि हमें पता होता है कि अगर हमने बाउंड्री क्रॉस की तो ट्रेन हमें हिट कर जाएगी। इसी लिहाज से व्यूअर्स, ये प्रेमिस हमें एक रेड और ग्रीन लाइट का बताएगा कि आप कहाँ पे गलत हैं, कहाँ पे सही हैं। जब आप गलत होंगे वो रेड लाइट आपकी जलनी शुरू हो जाएगी, और जब आप अपने सही ट्रैक पर होंगे या फाटक खुला होगा तो आपको ग्रीन लाइट मिलेंगी और आप उसमें से गुजरते हर स्टेज में से चले जाएंगे। ओके व्यूअर्स, इट मीन्स कि ये जो आपका स्टोरी प्रेमिस है, ये जो कंटेनर है बेसिकली आपके स्टोरी के स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखता है, इसको वो पकड़ के रखता है। ओके, अब इसके अंदर आप जो मर्जी करते रहें, आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता कि मेरी ये लिमिट्स हैं और इसी में मुझे रहना है। तो फिर वो 7 स्टेप्स हमने क्या कहना कि पहली बात हुई कि वो द फर्स्ट स्टेप इज़ आपकी स्टोरी है, यू हैव अ सिचुएशन। ओके, सेकंड ये होता है कि हमने मैप करना है। मैप करना है किसको? अपने इनविजिबल स्ट्रक्चर को प्रेमिस लाइन के ऊपर या उसके फॉर्मेट पर या उसके टेम्पलेट पर। थर्ड है टू डेवलप द फर्स्ट पास ऑफ द प्रेमिस लाइन। फोर्थ है एक प्रेमिस आपका हाई कॉन्सेप्ट है कि सॉफ्ट कॉन्सेप्ट है। और फिफ्थ है वी हैव टू डेवलप अ लॉग लाइन। सिक्स्थ है हमें प्रेमिस लाइन को फाइनलाइज करना है, और सेवंथ में हमने लॉग लाइन और प्रेमिस लाइन को टेस्ट करना है। ओके, ये हो गए 7 स्टेप्स। तो अब हम ऐसा करते हैं, लेट डू सम प्रैक्टिकल थिंग। तो पोज ये मेरे वो फर्नेस है 7 स्टेप्स की। ओके, इसमें फर्स्ट स्टेप है, इसमें सेकंड स्टेप है, इसमें थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है और 7th है। ओके व्यूअर्स, अब क्या है कि हियर इज़ माय स्टोरी आइडिया जो कि मेरे इनविजिबल स्ट्रक्चर में है। ओके, इसको इसमें से गुजरना है और फिर हमें पता लगेगा स्टोरी वायबल है कि नहीं। ठीक है, इसके लिए मुझे एक फ्रेमवर्क की ज़रूरत है, यही हमने कहा। इसके लिए मुझे एक फ्रेमवर्क की ज़रूरत है कि मैं उस पर बैठकर इस फर्नेस में से गुजरूं। तो उस फ्रेमवर्क के लिए हमें चाहिए अगेन, सबसे पहले मेरा आ जाएगा प्रेमिस, दूसरे में मेरे पास आ जाएगा इनविजिबल स्ट्रक्चर, इसमें आ जाएगा मेरे पास विजिबल स्ट्रक्चर। व्यूअर्स, प्रेमिस, इनविजिबल स्ट्रक्चर, विजिबल स्ट्रक्चर, उसके बाद मेरे पास आ जाएगा प्रेमिस लाइन, और फिर मेरे पास आ जाएगा कैरेक्टर, प्लॉट एंड स्टोरी, और फिर एंड में मेरे पास आ जाएगा मॉरल प्रेमिस। तो ये वो 6 फाउंडेशन स्टेप्स हो जाएंगे हमारे पास बेसिकली, या फ्रेमवर्क के ये वो फ्रेमवर्क है कि जिस पर बैठकर हम इस फर्नेस में से गुजरेंगे। ओके, अब व्यूअर्स हम बेसिकली इनको बारी बारी देखते हैं। तो सबसे पहले वी हैव प्रेमिस। तो व्यूअर्स, प्रेमिस के बारे में हमने थोड़ा सा पहले ही जिक्र कर लिया था कि बेसिकली प्रेमिस जो होता है, अगर किसी स्टोरी ने फेल होना तो एट द लेवल ऑफ प्रेमिस ही फेल हो जाती हैं। और हमने ये भी जिक्र किया कि प्रेमिस जो है बेसिकली वो एक कंटेनर है कि जिसके अंदर वो कंटेनर हमें
गाइडलाइन देता है। दैट इज अबाउट द प्रेमिस, ये फ्रेमवर्क है, लेकिन प्रेमिस का जिक्र चूंकि आ रहा था मैंने थोड़ा पहले जिक्र कर दिया। लेकिन उसके बाद बेसिकली है इनविजिबल स्ट्रक्चर। ये दोनों बेसिकली आपस में कोरिलेट कर रहे हैं, इसलिए कि सबसे पहले जो स्टोरी आएगी वो हमारे जहन में आएगी, हमारे ख्यालात में होगी, वो हमारा एक इनविजिबल स्ट्रक्चर होगा। ये जो हमारा इनविजिबल स्ट्रक्चर होगा ये बेसिकली हमें ये बताता है कि हमारे जहन में एक इन्फॉर्मेशन होगी, एक इन्फॉर्मेशन आएगी, यानी कि आपके दिन में कोई करैक्टर है, अभी वो करैक्टर ज़्यादा डिफाइन नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आपके दिन में आइडिया आए तो वो प्रोटैगनिस्ट होगा। आपके दिन में कोई धुंधला सा प्लॉट भी होगा, अभी आपको नहीं पता वो क्या है, लेकिन आपको थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया होगा। ठीक है व्यूअर्स, वो एक इनविजिबल स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब ये जो इनविजिबल स्ट्रक्चर है इसको हम क्या करते हैं, इसको पेपर पे लाने के लिए हमारे पास इसके कंटेंट्स हैं। ठीक है ना, वो कंटेंट्स क्या हैं? देखिए व्यूअर्स, एज अ राइटर हमारे पास चॉइस होती है कि हम किसी एक चीज़ को लिखें या न लिखें। मिसाल तो हम कहते हैं कि हीरो ने स्विमिंग पूल में जाना है या नहीं जाना, ये आपने इसका फैसला करना है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो स्ट्रक्चर उसमें एम्बेडेड है, यानी कि जब आपके पास एक स्टोरी है तो एक इनविजिबल स्ट्रक्चर उसके साथ लामहला ही लगा हुआ, उसके साथ वो है ही है। ठीक है ना, वो उसको आप कितना रिफाइन कर सकते हैं अब ये उस पर है। लिहाजा वो स्विमिंग पूल में गया या स्विमिंग पूल में नहीं गया ये आपकी चॉइस है। और इन दोनों चॉइसेस में आपने प्रायोरिटी देनी है एक को दूसरे पर, और वो बेसिकली आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको बताता है। इट मीन्स कि वी हैव द पॉसिबिलिटीज़, और वो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं व्यूअर्स, वो डेफिनेटली आप तमाम पॉसिबिलिटीज़ को तो नहीं लिख पाएंगे। अगर आप तमाम पॉसिबिलिटीज़ को ही अपने पेपर पे उतारना शुरू कर देंगे तो फिर तो यू विल बी लैंड नोवेयर। तो इसलिए उन पॉसिबिलिटीज़ को भी हमने चुनना होता है। ठीक है ना, और वो डेफिनेटली आपका जो इनविजिबल स्ट्रक्चर है वो आपको बता रहा होता है। ओके, तो बेसिकली अब आपको एक स्टोरी चॉइस करनी है ना, यानी कि चॉइस है ना कि आप स्विमिंग पूल में गया या नहीं गया। इसी तरह आपकी जितनी भी चॉइसेस होंगी आपको एक के दूसरे के ऊपर प्रायोरिटी देनी है। अब करना किस तरह है, ये बेसिकली वो स्विमिंग पूल में जाए या ना जाए ये कौन बताएगा, ये आपको बेसिकली हेल्प करेगा आपका इनविजिबल स्ट्रक्चर। तो वो क्यों आपको गाइड करेगा कि बेसिकली ये जब भी आपके पास एक स्टोरी आई है ये इनविजिबल स्ट्रक्चर उसके साथ एम्बेड हुआ पड़ा है। वो अलग बात है उसको आप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे, लेकिन वो जो एक होल इन्फॉर्मेशन है जो आपके जहन में है, जो कि अभी अपने पार्ट्स में डिवाइड नहीं है या वो क्लियर नहीं है अभी आपके जहन में, वो बेसिकली मौजूद तो है ना, इट इज़ अवेलेबल बट यू हैव टू एनालाइज इट। अब इस इनविजिबल स्ट्रक्चर के 7 कंपोनेंट्स भी होंगे। ओके, अब हम क्या देखते हैं कि हम उस 7 कंपोनेंट्स को देखते हैं। तो व्यूअर्स, अब इनविजिबल स्ट्रक्चर के मेरे पास आ गए करैक्टर, इसमें एक आ जाएगा मेरे पास कॉन्स्ट्रिक्शन या जिसको हम इंसाइटिंग इंसिडेंट भी कह सकते हैं। उसके बाद मेरे पास आएगा डिज़ायर या व्हाट अ करैक्टर वांट। उसके बाद मेरे पास आएगा रिलेशनशिप, फिर मेरे पास आएगा रेजिस्टेंस, फिर मेरे पास आएगा 1 2 3 4 5 6 एडवेंचर, और फिर आएगा मेरे पास चेंज। नो, ये मेरे वो 7 कंपोनेंट्स हैं, मेरे 7 कंपोनेंट्स हैं इनविजिबल स्ट्रक्चर के। तो अब हमने अगर इसको मैंने थोड़ा समझाने की खातिर आपको ये किया कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, तो मैंने आपको पिक्चर की शक्ल में दिखाया कि दिस इज़ द मेन फर्नेस, वी हैव टू मूव थ्रू इट, और हमने देखना कि मेरी स्टोरी वायबल है। उसके लिए मुझे एक फ्रेमवर्क बनाना है जिसके अंदर मेन मेरा प्रेमिस है, इनविजिबल स्ट्रक्चर है, विजिबल स्ट्रक्चर है, प्रेमिस लाइन है, करैक्टर, प्लॉट और स्टोरी है, और मॉरल प्रेमिस है। ये मेरा वो फ्रेमवर्क है कि जिसमें बैठ के मैं इस भट्टी में से गुजरूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे कुछ चीज़ें देखनी है कि प्रेमिस का मैं पता है, इनविजिबल स्ट्रक्चर में मैंने आपको कहा कि ये वो गाइडेंस है आपको थ्रू आउट द स्टोरी, आपको वो जो एक होल इन्फॉर्मेशन है जो कि भी क्लियर नहीं है, लेकिन उनको क्लियर करने के लिए मैंने उसको इन 7 कंपोनेंट्स में तोड़ दिया है। करैक्टर, कॉन्स्ट्रिक्शन, डिज़ायर, रिलेशनशिप, रेजिस्टेंस, एडवेंचर एंड चेंज।
तो व्यूअर वो जो एक एम्बेडेड हमारे पास स्ट्रक्चर है वो बेसिकली है ये 7 कंपोनेंट्स का, लेकिन वो क्लियर नहीं है अभी। वो एक बॉल ऑफ इंफॉर्मेशन जरूर है, एक लाइट है आप देख रहे हैं, लेकिन आप मार्क नहीं अभी कर पा रहे बिकॉज वो आपके जेहन में है, लेकिन दैट इज प्रेजेंट। इंपॉर्टेंट बात है कि इनविजिबल स्ट्रक्चर में ये वो चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन अभी आप उसको देख नहीं पा रहे। लेकिन व्यूअर्स आपको एक फीलिंग है कि कुछ ना कुछ आपके जहन में वो इंफॉर्मेशन में मौजूद है जो आपको तासर दे रहा है कि यू हैव अ स्टोरी, ठीक है ना। तो हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे इंटरेस्टिंग पे हैं। देखें ना, हम कितना सोचते हैं जब चीज़ को तो आइडिया आ रहा होता है, हमें वो करेक्टर का थोड़ा सा पता है, थोड़ा प्लॉट का, लेकिन आप उसको विजुलाइज ब्रॉडली तो कर पा रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन तो मौजूद है, बट यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट दैम। तो उनको हम यूँ तोड़ते हैं पहले, ठीक है, ये चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं। अब क्या करें तो हम इनको देख लेते हैं बारी बारी। अब व्हाट इज़ करेक्टर? करेक्टर एक ह्यूमन बीइंग होगा। इसमें इंपॉर्टेंट यह है कोई भी अनएनिमेटेड चीज़ आपकी आपका करेक्टर नहीं हो सकता। मतलब अगर आप ये कहते हैं जी बॉल है, तो मैं बॉल जो है ना मेरा करेक्टर है, तो बॉल इज एन अनएनिमेटेड थिंग, तो वो आपका करेक्टर नहीं होता। यू फेल एट द लेवल ऑफ द प्रेमिस। तो लिहाजा ये आपके पास स्टोरी ही नहीं है जिसको आप स्टोरी बनाना चाह रहे हैं। मुझसे लोग इत्तेफाक नहीं करेंगे, वो कहेंगे ये क्या, मैं तो लिख सकता हूँ, बॉल मेरा करेक्टर बन सकता है, मैं उसको कर सकता हूँ। नहीं, तो करके दिखा दे मुझे, नहीं हो सकता, यू विल लॉस्ट। तो पहली बात है कि करेक्टर आपका एक एनिमेटेड थिंग होनी चाहिए, ओके। और हमने ये भी देखा, देखिए जब टर्मिनेटर आई थी तो टर्मिनेटर में क्या था कि टर्मिनेटर में आपके पास एक एनिमेटेड वो रोबोट स्टाइल या वो जो मशीन बनी हुई थी, वो जो टर्मिनेटर खुद था, आर्नल्ड की मैं बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को आपने देखा होगा कि मशीन्स को भी बेसिकली इमोशनली अटैच करवाया, यानी गोया बेसिकली उन्होंने उसको हार्ट दिया, उसको वो दिल दिया, उस मशीन को भी वो दिल दिया। इसकी वजह से वो बहुत ही कामयाब करेक्टर बन गया, ठीक है ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको एनिमेटेड थिंग भी, रोबोट एक एनिमेटेड है, लेकिन आपने क्या उसको हार्ट दिया, दिल दिया, यानी कि अगर आप उसको इंसानी चीज़ के करीब तरीन करेंगे तो लोग आपको सिंपैथाइज करेंगे, एम्पैथाइज करेंगे आपके साथ। तो करेक्टर ये इंपॉर्टेंट। लिहाजा जब आपके ज़हन में वो एक वैक्स आइडिया आ रहा है मेरा करेक्टर क्या होगा, तो आपने करेक्टर को, हम करेक्टर को तफसीलन बाद में पढ़ेंगे व्यूअर्स, अभी बड़ी क्लासेस हमारी रहती हैं। तो अभी हम इंपॉर्टेंट जो जंक्शन पे हैं उसको देख लें, फिर अभी आपको सिर्फ एक डेफिनेशन मुझे देने की जरूरत है। तो लिहाजा आप जब आपके जहन में वो करेक्टर है तो आपको पहले करेक्टर को अच्छी तरह डिफाइन करना है। ये ना हो कि आपने करेक्टर ही ऐसा बना लिया कि जो कि वाइबल ही नहीं है आपके स्टोरी के लिए। एक बात तो इनविजिबल स्ट्रक्चर से हमने पहले अपने करेक्टर को खींचना है, देखना है कि वो क्या है। उसके बाद वी हैव द कंस्ट्रक्शन या इंसाइडिंग इंसिडेंट के, यानी इंसाइडिंग इंसिडेंट से मराद ये है कि आप एक लाइन ऑफ एक्शन में हैं और उसके बाद एक वाक़या हुआ है, एक इन्फॉर्मेशन आई है, उसने आपके लाइन ऑफ एक्शन को चेंज कर दिया है। अभी इस स्टेज पर जबकि आपके ज़हन में चीज़ें, आपको इंसाइटिंग इंसिडेंट के रिजल्ट का नहीं पता कि करेक्टर के साथ क्या बिहेव करेगा, उसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो फॉरवर्ड जाएगा, वो बैकवर्ड जाएगा, अभी नहीं पता। लेकिन द लाइन ऑफ एक्शन, द इंसाइटिंग इंसिडेंट और द कंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट। अब वो जो वैग आइडिया आपने उसको, तो वो जिस माहौल में बैठे हैं, जिसको हम स्टेटस को कह रहे हैं, वो जिस माहौल में है, स्टेटस को का जिक्र हमने पिछली क्लास में किया था, वो उसका स्टेटस को है। अब एक लाइन ऑफ एक्शन हुआ, ठीक है ना, बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी हुई, बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी हुई। अब बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी में उसका जो चेंज है वो आना है, वो बैकवर्ड आना है, वो फॉरवर्ड जाना है, वो चेंज इज देयर, यू नो कि वो करेक्टर के साथ होने वाला है। लेकिन अभी शायद इस स्टेज पर आप उसको पूरी तरह उसकी डिमार्केशन नहीं आप कर सकते। वो हम इसकी क्यों एग्जांपल लेते हैं, मिसाल हम कहते हैं अहमद है, अहमद जो है वो एक गांव में रहता है और अहमद के वो पूरा दिन बस टीवी देखता रहता है और उसके पास कोई काम नहीं है करने की। ये इसकी स्टेटस को पोजीशन है अहमद की, ठीक है ना। अब उसका दोस्त आता है बम्बे से, उसके पास आता है या कराची से आता है और उस गांव में चला जाता है। उसे कहता है कि चलो आओ मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी फिल्म में काम दिलवाता हूँ। तो अब ये बेसिकली वो एक अपने स्टेटस को में था, एक बात
आई, एक नॉक हुआ दरवाजे पे और उसका दोस्त आया और उसने कहा आओ मैं तुम्हें फिल्मों में काम दिलवाता हूँ, तो इट मीन्स कि उसकी स्टेटस को की पोजीशन में एक कंस्ट्रिक्शन आ गई है, एक इंसाइटिंग बात आ गई है। अब उसको फैसला करना है क्या वो इसका जवाब हाँ में देता है या ना में देता है। अगर वो जवाब नहीं देगा तो एक्टर नहीं बन पाएगा। तो इट मीन्स ये एक फेटफुल नॉक है, लेकिन ये कोई एक्सपेंसिव नॉक, एक्सपेंसिव मूवमेंट नहीं है, बल्कि एक कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट है, क्योंकि नोबडी वांट्स टू लीव हिज स्टेटस को पोजीशन। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये कंस्ट्रक्शन है। तो अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है ही विल बिकम एन एक्टर, अगर वो नहीं तो वो फिर अपने स्टेटस को में रहेगा। तो वो भी आपके जेहन में है कि कंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं आपके जेहन में घुसी हुई है। ये सब कुछ अभी आपके जेहन में है, वो कंस्ट्रक्शन जो है। लेकिन व्हाट हैपन्स कि जब आप इसको लिखने बैठेंगे तो दैट विल बी द क्रिएटिव प्रोसेस, यानी आपकी जॉब है कि आपने उसको किससे क्रिएट करना है। आपके ध्यान में जो इन्फॉर्मेशन है, जो कंस्ट्रक्शन है, उसको आपने क्रिएट कैसे करना, वो राइटिंग प्रोसेस है। और राइटिंग प्रोसेस की हम कोई भी बात यहाँ पर नहीं कर रहे। मैंने आपको पहले कहा था कि हम अपनी प्रेमिस की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। उसको व्यूअर्स डिज़ायर है, ये कैरेक्टर का। देखिए एक स्टोरी में डिज़ायर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो डिज़ायर, वो वांट शायद आपको प्रैक्टिकली तो नहीं पता होगा कि वो शायद डिज़ायर क्या है, लेकिन आपके वो जेहन में वो घूम रहा है, वो इनविजिबल स्ट्रक्चर में मौजूद है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि इस मौके पर ऐसी सिचुएशन में आपका डिज़ायर ही सबसे ज़्यादा आपके जेहन में आ रहा होता है, बड़ा स्ट्रांग होता है। आप कहते हैं, और समटाइम आप इसी पे स्टोरी को बनाने के सिलसिले में लग जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो डिज़ायर या वो वांट इतना जो है मार्क्ड हो। तो समटाइम ऐसा होता है कि वो जो करैक्टर होता है उनका कोई डिज़ायर ही नहीं होता, वो जस्ट फ्रॉम सीन टू सीन मूव करते रहते हैं और बिल्कुल ही समझ में आती वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप स्क्रीन पे लिखेंगे या नॉवल लिखेंगे, आपको इसकी इंपॉर्टेंस का भी पता चलेगा। उसके बाद फिर रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपका एक प्रोटैगनिस्ट होगा, उसका कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा, ठीक है ना। वॉइड में आपकी स्टोरी नहीं चल सकती है। प्रोटैगनिस्ट वॉइड में अगर वो किसी से बात ही नहीं कर रहा, अगर वो यानी कि उसका रिलेशन ही नहीं है, तो वो एक कोई स्टोरी नहीं बनेगी आपकी। तो प्रोटैगनिस्ट का एक रिलेशनशिप भी डेफिनेटली होगा, ओके। और अभी शायद इस स्टेज पे आपको उस रिलेशनशिप के बारे में एग्जैक्ट पता ना हो, लेकिन रिलेशनशिप होगा, वो एम्बेडेड है, वो स्ट्रक्चर है। उसके अलावा ये आपकी स्टोरी डेवलप नहीं हो सकती। याद रखें कि स्टोरीज आर नॉट मोनोलॉग्स, दे डायलॉग्स। तो डायलॉग आप दीवारों के साथ नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली आपका एक रिलेशनशिप होगा जिसको आपने बताना है, करना है। यही बात होती है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि मेरे पास तुम होकर ड्रामे में भी यही हुआ कि वो राइटर के पास कोई रिलेशनशिप ही नहीं था। उसको फिर क्या करना पड़ा कि उसको बच्चे की मदद करनी पड़ी और वो डायलॉग उससे दिलवाए जो कि 40 साल का बंदा बोलता है। तो इसलिए वो मेरे नज़दीक वो एक फ्लॉप ड्रामा था इस पॉइंट ऑफ व्यू से। टेक्निकली कह रहा हूँ, देखा गया, वो बहुत मशहूर हुआ, वो एक अलग कहानी है, लेकिन उसके बाद रिलेशनशिप नहीं, राइटर को पता नहीं था कि मैंने इसका रिलेशनशिप डेवलप करना है। तो उसके जब वो कुछ किस्तें आगे चला गया, एपिसोड्स में आगे चला गया, तो उसके बाद उसको पता लगा कि मेरे पास तो कोई करैक्टर नहीं जो मैंने पहले डेवलप किया हुआ है। तो उसको फिर उस बच्चे से हेल्प लेनी पड़ी, और उसने वो डायलॉग दिलवाए उसको जो कि 40 साल का बंदा बोलता है। तो इसलिए ये इस लिहाज से भी आपको देखना है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और उसको किस स्टेज पे, अभी इस स्टेज पे इनविजिबल स्ट्रक्चर पे आपको वो रिलेशनशिप अभी धुंधला नजर आ रहा होगा, बट देयर इज दैट रिलेशनशिप प्रेजेंट। उसके बाद भी रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस कंस्ट्रक्शन नहीं है। कंस्ट्रक्शन तो एक वो मोमेंट थी कि जिसमें उसका लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो गया, लेकिन रेजिस्टेंस सही मानों में एक रेजिस्टेंस, एक फोर्स है जो उसको रोकेगी, उसके लाइन ऑफ एक्शन को, कि तुमने रुकना है। वो हमारा एंटेगनिस्ट भी हो सकता है। और व्यूअर्स, अभी आपके ज़हन में शायद वो एंटेगनिस्ट भी ना हो, या वो रेजिस्टेंस की शेप आपके सामने ना हो, क्योंकि ये भी क्रिएटिव स्टेज नहीं है, ये आपका इनविजिबल स्ट्रक्चर है। और इसमें आपको जो रेजिस्टेंस है उसका एग्जैक्ट तो पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन आपको ये पता है कि यार कहीं ना कहीं एक रुकावट, कहीं पे एक कन्फ्यूजन है, टर्माइल है जो कि आना है, और वो रेजिस्टेंस की शक्ल में आएगा। यूजुअली मैंने आपको कहा है कि बेस्ट स्टोरीज में आपका एंटेगनिस्ट बड़ा खूबसूरत डेवलप किया जाता है। वो एक शख्स होगा, वो एक मतलब सोसाइटी भी हो सकती है, लेकिन बेस्ट जो स्टोरीज होती हैं
जो कि अभी तक बहुत कामयाब थे, उसमें आपको करैक्टर की शक्ल में एक एंटागोनिस्ट चाहिए होता है जो कि आपके प्रोटैगनिस्ट के एक्शन को रोकेगा, तो रेजिस्टेंस विल बी देयर। उसके बाद व्यूअर्स एडवेंचर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एडवेंचर बेसिकली ये जितनी सारी चीज़ें हैं, कंस्ट्रक्शन, डिज़ायर, रिलेशनशिप और रेजिस्टेंस, बेसिकली ये सारी चीज़ें टुवर्ड्स एक डिसऑर्डर की तरफ जा रही हैं। यही स्टोरी होती है हमारी कि ये सारी चीज़ें हमारी डिसऑर्डर की तरफ जा रही हैं, और यही एडवेंचर है कि द थिंग्स, इनको मिला के सब आर गोइंग टूवर्ड्स ए डिसऑर्डर। कैरेक्टर्स की मूवमेंट फॉरवर्ड है या बैकवर्ड, हमें पता है कि तमाम कैरेक्टर जो शायद फॉरवर्ड मूव ना कर रहे हो, बैकवर्ड भी आ सकते हैं, वो तमाम के तमाम यूँ तो होंगे, लेकिन उनका एंड रिजल्ट एक डिसऑर्डर होगा, ठीक है ना। तो लिहाजा इस स्टेज पर हमें उस डिसऑर्डर का तो शायद क्लियर नहीं है, लेकिन हमें पता है कि रेजिस्टेंस, ये एडवेंचर मौजूद है, और ये मोस्ट ऑफ द आपका मिडल ऑफ द जो स्टोरी होती है वो रेजिस्टेंस और एडवेंचर पे ही चलती है। अब व्यूअर चेंज व्यूअर्स, डेफिनेटली आपको इस स्टेज पर तो चेंज का शायद ना इतना अंदाज़ा हो रहा, चूँकि आप अभी इनविजिबल स्ट्रक्चर में, लेकिन आपको ये सेंस ज़रूर उस वक्त मौजूद होती है कि जो करैक्टर है या जो स्टोरी है वो जिस स्टेटस को से चल रही है वो ख़त्म उस पर नहीं होने वाली, तो देयर विल बी ए चेंज, ओके। और शायद आपको मिडिल अभी ब्लर नज़र आ रहा हो, लेकिन आपकी एंडिंग आपको शायद पता लग रही हो, तो आपके ज़हन में आएगा कि समथिंग विल गोइंग टू बी चेंज। ये समथिंग मौजूद है, वो ये बता रहा है कि देयर विल बी ए चेंज। तो इन सारी चीज़ों के बाद हम चेंज पर आएंगे, और माइट भी ये आपको बिगनिंग, जिस तरह मैंने आपको, हम उस अब लेजोस एग्री की डेफिनेशन की तरफ में आते हैं कि आपको बिगनिंग और एंड का तो समझ में आ गया, जिस तरह के कैरेक्टर और लीड्स टू कंक्लूजन, हम आ तो गए, ये हमारे थ्री सीज हैं, और यही वजह कि आपको बिगनिंग और एंड के तो समझ में आ रही है, मिडल आपका ब्लर होगा लेकिन एंडिंग आपको समझ में आ रही होगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन 7 कंपोनेंट्स को अगर हम देखें तो व्यूअर्स, अब अगर लेजोस एग्री की डेफिनेशन में हम ये 7 चीज़ें घुसा दें तो फिर हमारा बेसिकली स्टोरी प्रेमिस कंप्लीट होता है। 3C की बजाय ये 7 जो मेरे कंपोनेंट्स हैं ये बेसिकली मेरा प्रेमिस बनाएंगे। ओके व्यूअर्स, आई होप व्यूअर्स कि आज के लेक्चर में आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। हम अभी आगे मज़ीद चीज़ों को लेकर चलेंगे, लेकिन आज की क्लास के लिए इतना। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।